हेलो, सभी का स्वागत है एक बार फिर से वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट 6 के अंदर। इससे पहले के जो पार्ट 5 तक के वीडियोस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 10.4 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स और जो कंसेप्ट है 10.4 का, जो कि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 7 के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो एनसीईआरटी कंसेप्ट है और एग्जाम्पल्स है उनको अपन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमको देखना। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो एक स्केलर आंसर होता है, मतलब उसके पास एक नंबर होता है, वैल्यू होती है। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका जो आंसर होता है वो वेक्टर ही होता है, मतलब इसका आंसर जो आएगा उसमें वेक्टर ही रहेगा, डायरेक्शन रहेगी। तो इसलिए आप देखोगे कि जब क्रॉस प्रोडक्ट के आप फॉर्मूले को लिखते हो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, एंड लास्ट में आप एन कैप लिख रहे हो। जो एन कैप होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है। अब सवाल ये कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है। तो बच्चों, एन कैप की डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से आप एन कैप की डायरेक्शन दे सकते हो। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है, जैसे आपने अगर मैग्नेटिज्म का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हो, जिसमें आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बातें करते हो, ये वही वाला रूल है। तो इसके अंदर अगर आप अपने फिंगर्स को इस तरह से, अपने फिंगर्स को आप इस तरह से मोड़ते हो, तो थंब जो इशारा करता है वो एन कैप की डायरेक्शन है। तो फिंगर्स किधर से किधर जा रही है, तो फिंगर्स जो है वो ए से बी पे जा रही है। देखो, फिंगर्स आपकी ए से बी पे जाएगी, तो थंब आपका क्या इशारा करेगा, ऊपर इशारा करेगा। अब एक बार कोशिश कीजिएगा, फिंगर अगर आपकी ए से बी पे जाती है, थंब आपका ऊपर इशारा करेगा, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। यानी कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और मैग्नीट्यूड तो आपको बता ही दिया है इसका, ठीक है ना, ये ए बी साइन थीटा होता है और एन कैप इसकी डायरेक्शन है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसमें और स्केलर प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अपन क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस आप देख सकते हो। और स्केलर के अंदर अपन डॉट यूज करते थे, ए डॉट बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी है। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में वैलिड है। कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी वेक्टर, मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो वेक्टर है और ए डॉट बी का रिजल्ट स्केलर आंसर है, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर है तो आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बीरो अगर जीरो, ए क्रॉस बी अगर जीरो हो रहा है तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी पैरेलल हो। क्योंकि अपन जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ए बी साइन थीटा, और एन कैप भी लगता है, वैसे एन कैप की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये ए क्रॉस बी जीरो तभी आएगा जब साइन थीटा आपका क्या हो, या तो जीरो हो या ए या पर्टिकुलर बी जीरो। लेकिन इसने बोला है कि ए और बी तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब अगर साइन थीटा जीरो हुआ, साइन थीटा जीरो हुआ तो ये पॉसिबल हो। और साइन थीटा जीरो का होता है 0 डिग्री पे ही साइन थीटा जीरो होता है। देखो, इसका एक और मतलब ये भी निकल के आता है कि अगर आप ए क्रॉस ए करोगे तो इसका आंसर जीरो आएगा। अगर आप आई क्रॉस आई करोगे तो इसका आंसर भी जीरो, क्योंकि देखो ए क्रॉस ए का मतलब ये है कि आप ए को ए के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हो। तो अगर आप ए क्रॉस ए करते हो तो आप खुद बताओ कि ए का मैग्नीट्यूड और साइन का एंगल कितना बनना चाहिए। तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ए वेक्टर के ऊपर ही तो आपको ए वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर तो एक ही बात है। ठीक है, तो साइन का एंगल जीरो बनेगा तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए क्रॉस ए भी जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे भी क्या होगा आपका, जीरो होगा, के क्रॉस के भी क्या होगा आपका, जीरो होगा ना। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रूल आपके आगे काम भी आ सकता है कि ए क्रॉस ए आपका जीरो आ रहा है एज ए रिजल्ट। फिर अपन कुछ और ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसे थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देखो सेकंड और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे आप कुछ रिजल्ट विड्रॉ कर सकते हो। वो रिजल्ट आप इस सर्कल से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आई जे के सर्कल अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पता पड़ रहा है, देखो अगर आप आई से जे पे जाओगे तो आपको के मिलेगा, अगर आप जे से के पे जाओगे तो आपको आई मिलेगा, और अगर आप के से आई पे आओगे तो आपको जे। यानी जैसे कि आप अगर आई से जे पे गए तो आपको के मिलेगा, तो तीसरी चीज़ है ना वो आपको मिलेगी।
तो आई से जे पे जाने पर आपको के मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आई से जे पे आपको थर्ड वेक्टर मिल रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहा है। और अपन ने इसके ऑब्जर्वेशन में देख लिया था कि अपने को जो वेक्टर मिलता है इसके अंदर वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यही बात है कि जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर बिटवीन दीज टू वेक्टर वगैरह वगैरह, तो आप समझ जाओ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे के, अच्छा इसमें आप रिवर्स अगर जाते हो, जैसे कि आई क्रॉस के गए, आई क्रॉस के आप ऐसे गए आई क्रॉस के, तो आएगा तो जे बट माइनस का आएगा, ठीक है ना। आएगा तो जे बट किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों डायरेक्शन से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जे क्रॉस आई निकालते हो तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के निकालते हो तो माइनस जे, और के क्रॉस जे निकालते हो तो माइनस है। दो को क्रॉस करोगे तीसरा आएगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पैटर्न आपको दे रखा है आई जे के का, उस पैटर्न में अगर चलते हो तो ठीक है, उसके अगर अपोजिट में चलते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो। बट देखो एंगल निकालने के लिए अपन बहुत रेयर केस में ये तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन वो जो डॉट प्रोडक्ट वाला है वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं अगर अपने को वेक्टर दे रखा हो तो, ठीक है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो तो। लेकिन अगर अपने को वेक्टर दे रखा है क्रॉस का दे रखा है, तो अपन इससे भी चाहे तो एंगल आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट है अपना डायरेक्शन का। देखो राइट हैंडेड सिस्टम यानी राइट हैंड रूल, इसको आप राइट हैंड रूल बोल सकते हो। राइट हैंड रूल से आप क्या कर सकते हो बच्चों, डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसकी जितनी भी डायरेक्शन निकलेगी सब राइट हैंड रूल से ही निकलेगी। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालने के लिए आप कैसे करोगे, जैसे अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो आपका जो थंब इशारा करेगा, ए से बी पे जाओगे तो जो थंब का इशारा होगा ऊपर की तरफ, ये एन कैप की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हो बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना। जो आपकी फिंगर से वो इशारा कर रही है ए टू बी की तरफ, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, और जो थंब है वो इशारा कर रहा है एन कैप की तरफ, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो रूल है वो काम करेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन सेम नहीं है, बट दे आर जस्ट अपोजिट, ये जस्ट अपोजिट है। याद रखो कि ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन आएगी वो माइनस होगी बी क्रॉस ए के साथ। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएगी। फिर 7th पॉइंट ये भी है कि आप रिवर्स अगर डॉट क्रॉस करते हो तो माइनस का आएगा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आई क्रॉस जे करते हो तो क्या आता है, लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस क्या आएगा, याद नहीं रखना है इसको। आप बस वो पैटर्न याद कर लो कि पहले आई है, फिर जे है, फिर जे से के है ना, इस तरह से। तो आई से जे पे के याद आएगा आपको, जे से के पे आपको आई याद आएगा। और आप उल्टा जाते हो आई से के तो आपको माइनस जे याद आना चाहिए, ठीक है। उल्टा जाओगे तो माइनस हो जाएगा। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ए और बी वेक्टर जो होते हैं वो किसी भी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा अगर वो करते हैं तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो यानी कि आप अगर चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो ए क्रॉस बी है ये किसी पैरेललोग्राम की साइड है, तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का वो आप ए क्रॉस बी से निकाल सकते हो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी का आधा कर रहे हो, और पैरेललोग्राम के लिए आप क्या कर रहे हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आप सिंपल ए क्रॉस बी ही निकाल रहे हो। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, उसका आधा कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर देखो दो ट्राइंगल तो बनते ही है, सबको पता है, दो ट्राइंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में, इसलिए जस्ट डबल हो रहा है उसका एरिया। क्लियर है। तो कभी वेक्टर दे रखे हो एरिया पूछ ले पैरेललोग्राम का तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, सडनली कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करती है। जैसे कि ए को क्रॉस कर रहे हो बी प्लस सी के साथ तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आप उसको लिख सकते हो। दूसरा लैम्डा अगर आप मल्टीप्लाई करो ए क्रॉस बी से तो आप उसको ए से मल्टीप्लाई करो या बी से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको दो वेक्टर यहाँ पर ये A1 A2 A3 और B1 B2 B3 से दो वेक्टर आपको दे रखे,
और आपको इन दोनों का क्रॉस करना है। तो ये आप डिटर्मिनेंट्स के थ्रू कर सकते हो, डिटर्मिनेंट जो है उसके थ्रू आप कर सकते हो। डिटर्मिनेंट आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार। डिटर्मिनेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट सॉल्व सभी को करना आता होगा, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। आई जब लोगे तब A2 B3 और B2 A3 को मल्टीप्लाई करोगे, जे जब लोगे तो A1 B3 और B1 A3 को मल्टीप्लाई करोगे, के जब लोगे तो A1 B2 और B1 A2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं लिख के बता देता हूँ। A क्रॉस B के टाइम पे आज का आंसर क्या आएगा, जब आई लोगे तब आपको A2 B3 A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस B2 A3, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। फिर माइनस का जे लोगे, देखो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का होता है। तो माइनस का जे लोगे तब A1 B3 को माइनस करोगे B1 A3 से, प्लस जब के लोगे तब उस समय क्या होगा, के टाइम पे A1 B2 माइनस होगा B1 A2 से, B1 A2 से, B1 A2, ठीक है। एंड देन इसको जो भी सॉल्व करेंगे ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, यहाँ पे हमको A क्रॉस B निकालना है, जहाँ पे A और B आपको दे रखा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। A क्रॉस B आपको निकालना है, तो देखो A क्रॉस B बराबर, आप डिटर्मिनेंट बना दीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर आप आई जे के वगैरह जो भी है वो रख दीजिए। तो इधर अपन रखते हैं आई जे के, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो A के जो कोफिशिएंट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए तीनों। तो 2 1 और 3 आ रहा है, तो 2 1 और 3 A के अंदर है, 2 1 और 3। फिर जो B के है वो नीचे आप लिख दीजिए 3 5 और -2, तो 3 5 और माइनस का 2, विद साइन ही आपको इसको यूज़ करना है ना, साइन के साथ ही रखना है। तो देखो यहाँ से A क्रॉस B क्या निकल के आएगा। सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस कर दीजिए। फिर जब आप आई को लोगे तब आई का रो, आई का कॉलम छोड़ के जो बचा कुछ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -2 डेट इज -2, माइनस 5 3 जा 15, माइनस का जे, 2 2 जा -4, माइनस 3 3 जा 9, फिर प्लस का के, तो के टाइम पे के का रो, के का कॉलम छोड़ देंगे अपन, तो 5 2 2 5 जा 10, माइनस 3 1 जा 3। फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 15 और 2 17, तो -17 आई, ठीक है। फिर 9 10 11 12 13 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13 जे, वही तो 10 में से 3 गए तो 7 A इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज A क्रॉस B, और ये अपना A क्रॉस B का आंसर है। हालांकि इसने पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो हमको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही निकालते जैसे अपन पहले निकालते थे, कोई नया मेथड यहाँ पे आएगा नहीं बच्चों। 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर देख लीजिए आप इसका, अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर 289 289, 13 का 169 और 7 का 49 हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 9 3 27 7, ठीक है, और 200 300 400 507 आपका, ये देखो 507 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो आ रहा है वही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये आपका मैग्नीट्यूड में आंसर आ चुका है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल देखो, अपन एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं अभी, एग्जाम्पल्स के बाद में अपन अपने जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है किसके, A प्लस बी के और A माइनस बी के, और जहाँ पे A और B आपको दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों A प्लस बी आप निकाल लो। तो A प्लस बी क्या होगा, तो A प्लस बी दोनों को जोड़ना है, तो 1 + 1 2 2i, और J + 2j यानी कि 3j, और K + 3k यानी कि 4k। ये तो आपको मिल जाएगा A प्लस बी। वैसे इसने बोला है कि A माइनस बी भी वहाँ पर है, तो A माइनस बी क्या होगा, A से B को माइनस कर दो, तो 1 - 1 0 आई, ठीक है। फिर J - 2j यानी कि माइनस का J, सिंपल माइनस का 1j बचेगा। फिर K -3k यानी माइनस का 2k। ये आपका A प्लस बी और A माइनस बी आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है।
तो कोई भी अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो आप उसको क्रॉस कर दो, दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे ना, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा ये परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर को क्रॉस करने पर जो तीसरा वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, ए प्लस बी का क्रॉस करना पड़ेगा किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। उससे मुझे जो भी वेक्टर मिलेगा वो मेरा वो वेक्टर होगा जो एक्चुअली दोनों के परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के भी और ए माइनस बी के भी। तो वही तरीका लेंगे अपन, आई जे के सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में आई ए प्लस बी के जो कोफिशिएंट है 2 3 एंड 4 और ए माइनस बी के है 0 -1 एंड -2। तो सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले आई आएगा आपका, तो 2 3 जा 6 -6 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक। माइनस जे, जब जे को लोगे तो 2 2 जा -4, 2 2 जा 4 -4 और 4 इंटू जीरो दैट इज माइनस का 0, प्लस के को लेंगे अपन, के को लेंगे तो 2 इंटू 2 -2 और ये फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो ए प्लस बी का और ए क्रॉस बी जो आएगा इसको सी वेक्टर मान लीजिए आप एक बार के लिए। तो जो सी वेक्टर आपका आएगा वो कितना आएगा, 6 और 4 तो माइनस का 2i, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 4j और यहाँ पे माइनस का 2k, दैट इज अ सी वेक्टर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर का तो खुद का फॉर्मूला होता है। तो सी का कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर से किसको डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड को करना है, ठीक है। तो सी कैप यानी कि सी का वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -2i प्लस 4j -2k, -2i प्लस 4j -2k, ये तो अपना वेक्टर है, को आप डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा ये, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k, डिवाइड में कौन आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 4 24, ठीक। तो ये 24 आ जाएगा रूट में। तो सी कैप आपका आएगा -2i प्लस 4j -2k बाय √24। √24 को अगर अपन चाहें, ठीक है ना, तो 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 4 लिखेंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 4 बाहर आ जाएगा। उसको 2√6 अपन लिख सकते हैं अगर चाहे तो अगर मैं इसको 2√6 लिखता हूँ और सबसे डिवाइड कर देता हूँ, तो -2/2√6 आई प्लस 4/2√6 जे -2/2√6 के, है ना। जितना अपन लिख सकते हैं उतना अपन लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। माइनस का 1/√6 ऑफ आई बचेगा, इधर 2 दूनी 4 तो प्लस का 2/√6 ऑफ जे बचेगा, माइनस का 1/√6 ऑफ के बचेगा, एंड दैट इज अ रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ये आपका फाइनल आंसर है यूनिट वेक्टर का, जो आपको चाहिए था, आपकी ज़रूरत थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल 24, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स, ठीक है। देखो पॉइंट दे रखे हैं आपको 3, ठीक है, और इस बार ट्राइंगल है आपका, तो अपन ट्राइंगल दो कर लेते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स है 1 1 1, दूसरा पॉइंट है 1 2 3 और तीसरा पॉइंट है 2 3 1, और नाम भी दे रखा है इनको ए बी और सी। फिर आपको ये बोल रहा है कि इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा, बट आपको उसके लिए पहले इसकी जो साइड्स के वेक्टर है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो साइड के आपको वेक्टर निकालने हैं, तीनों निकालने जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ए बी और ए सी के निकाल लेते हैं। तो हेयर साइड्स वेक्टर, साइड्स के वेक्टर क्या होंगे, तो साइड्स वेक्टर ए बी वेक्टर आपका क्या होगा। तो देखो ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए करना है, तो 1 - 1 0 0 आई हो जाएगा, फिर 2 - 1 दैट इज जे ओनली, 2 - 1 1 होता है, फिर 3 - 1 दैट इज प्लस का 2k, ये आपका ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ए सी आपका क्या आएगा, ए सी वैक्टर आपका क्या आएगा, एक एक लाइन में सॉल्व करो, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ उसको। दो में से एक गया तो 1i, यानी आप सिंपल इसको आई लिखो यार, सिंपल आई लिखो आप, है ना। फिर 3 में से 1 गया तो प्लस का 2j,
और 1 में से 1 गया तो प्लस का 0 के, ये बच रहा है आपका ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी तो आपको मिल गया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो हाफ ऑफ साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो मतलब ए बी और ए सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका आधा, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। इसको पूरा ले लो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अपने को तो आधा ही करना है खैर। तो आपको अब करना क्या है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, देखो वही तरीका सेम टू सेम, आई जे के, फिर उसके बाद में आई के साथ कौन है, तो 0 है, 1 है और 2 है। ए बी की बात कर रहा हूँ मैं। ए सी के साथ कौन कौन है, तो 1 है, 2 है और 0 है। ठीक है, तो देखो उसका ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा, जब आई लेंगे तो 1 इंटू 0 0, 2 2 जा माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस का जे लेंगे अपन, तो जे के टाइम पे तो 0 0 0 और 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 बच रहा है। प्लस फिर जब के लेंगे अपन, तो के टाइम पे 0 2 जा 0 और 1 1 जा 1, माइनस का 1 बच रहा है। क्लियर। अब इसके आगे देख लेते हैं। तो माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j, तो माइनस का 4i प्लस 2j, और तीसरी चीज़ है माइनस का k। ये तीनों अपने को रिक्वायर्ड जो है वो मिल रहे हैं, और ये ए बी क्रॉस ए सी है। अब मेरी बात सुनो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, ये तो बस ए बी क्रॉस ए सी है। आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, या सिंपल 4 का स्क्वायर लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और इस यहाँ मैंने माइनस लगा, यहाँ भी लगा ही देता हूँ। -1 का स्क्वायर क्या है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 16 4 20 और 1 21, तो √21। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ √21, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। फिर अपन इसमें और आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपन चलेंगे। एग्जाम्पल 25 है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज की ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ठीक ठाक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में तकरीबन 20-22 क्वेश्चन है लगभग। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस बार क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। इस बार पैरेललोग्राम का ही एरिया निकालना है जिसकी साइड्स आपको दे रखी है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको बता दिया गया था, मैंने सीधे ही बोला था कि ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो आप एक सिंपल ए क्रॉस बी निकाल दो पहले तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, देखो आई जे के। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 1 एंड 4, 3 1 एंड 4। बी के जो है वो है 1 -1 और 1, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको आपको तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा, जब आई को लोगे उस समय 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। फिर जब माइनस जे को लोगे, क्योंकि जे आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, तो 3 1 जा 3, माइनस 4 1 जा 4, ये आपको मिल जाएगा। जे को लोगे तब 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। ठीक है, प्लस के को जब लोगे उस समय 3 1 जा 3, माइनस का 3, माइनस 1 1 जा 1। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखो ये ए क्रॉस बी आपका आ रहा है 5i, 4 में 3 -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस 6, और ये -3 -1 माइनस का 4 के, ये आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, जैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड वैसे निकालना है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 अपना कितना हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 10 35, 35 और 7 यानी कि 42 √42। बच्चों यहाँ पे जो आया है मैग्नीट्यूड, इंटरेस्टिंग बात है कि बस वही अपना रिक्वायर्ड स्क्वायर यूनिट में एरिया है, और ये अपना आंसर भी है। ट्राइंगल वाला जो एरिया था ना वो भी स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है ना, इनकी यूनिट होती है फिक्स, एरिया स्क्वायर यूनिट और वॉल्यूम
क्यूबिक यूनिट में आता है। क्लियर है सभी को? तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो वीडियो है उसके अंदर एक्सरसाइज रिलेटेड बातें अपन करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको लिंक वगैरह हो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।